नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के युग में लगभग सभी देशों में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के पहियों के रूप में राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। राजनीतिक दल बहुत बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। राजनीतिक शब्द का उच्चारण करते समय उसमें तुरंत राजनीतिक दलों की ध्वनि झंकृत होती है। लोकतंत्र, चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों नहीं हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति अकल्पनीय है। इसलिए इन्हें लोकतंत्र का प्राण भी कहा गया है। यदि राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दल प्रणाली के बिना लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्य नहीं कर सकती है। शासन का चाहे संसदीय रूप हो, अध्यक्षात्मक हो, दल प्रणाली के अभाव में उसका क्रियान्वयन असंभव है। किसी भी शासन में हजारों लोग राज्यों की समस्याओं पर सोचते हैं, किंतु जब तक उनके विचारों और दृष्टिकोणों को कोई दलीय आवरण द्वारा व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं किया जाता, तब तक शासन निष्क्रिय ही बना रहेगा। वस्तुतः राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने तथा स्थिर बनाने का कार्य करते हैं। मैकाइवर ने कहा, जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका होता। दल प्रणाली से क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है और संवैधानिक तरीके से शासन में परिवर्तन किया जा सकता। राजनीतिक दल असंख्य मतदाताओं की व्यवस्थित भीड़ के स्थान पर व्यवस्था की सृष्टि करते हैं, जनता का नेतृत्व करने के लिए नेता प्रदान करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को संचालन शक्ति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन हैं। वे अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप देते हैं। वे निर्वाचनों में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं और अपने कार्यक्रमों तथा नीतियों का प्रचार कर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। निर्वाचन में विजयी दल सरकार का निर्माण करता है और पराजित दल विपक्ष के रूप में आलोचना करता है। अतः दल प्रणाली से प्रतिनिधि शासन को चलायमान किया जाता है। राजनीतिक दलों की परिभाषा कई विचारकों ने अलग अलग दी है। न्यूमैन ने इसकी परिभाषा दी है, राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों को उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उनके लिए जन सहमति में भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। एडवर्ड बर्ट ने कहा है, राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। लिकाग ने इसकी परिभाषा दी है, राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे नागरिकों के समुदाय से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक जैसे होते हैं। वे सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके शासन की शक्ति हथियाना चाहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दलों की विशेषताएं अथवा इसके तत्व। ये परिभाषाएं अपने जो परिभाषाएं हैं, इनके विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि इनके कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे ये लंबी अवधि के लिए संगठन होता है इनका। ये नहीं कि राजनीतिक दल का आज निर्माण हुआ और कल खत्म हो गया। ये कतिपय सिद्धांतों अथवा नीतियों के बारे में इन पर सहमति होती है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। ये राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियों को कार्य रूप देने की
लालसा करते हैं। संक्षेप में राजनीतिक दलों के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं या उनका हम चर्चा करेंगे उन पर। जिसमें पहला संगठन। दल को मजबूत एवं स्थायी बनाने के लिए उसमें संगठन का होना अत्यंत आवश्यक है। संगठन से तात्पर्य है कि दल के कुछ अपने लिखित एवं अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय होता उनका, पदाधिकारी आदि होने चाहिए। ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। संगठन के अभाव में दलीय अनुयायी एक बिखरी भीड़ मात्र होंगे और वे अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति का रहस्य है। दूसरा, मूलभूत सिद्धांतों की एकता। दल ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसके सदस्यों का किसी भी सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसा विचार हो। इन प्रश्नों की बारीकियों पर उनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन वे सब मौलिक सिद्धांतों पर एकमत होते हैं। सिद्धांतों की एकता ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है। सैद्धांतिक एकता के अभाव में दल की जड़ें हिल जाती हैं और उसका विघटन हो जाता है। संवैधानिक उपायों का प्रयोग। राजनीतिक दलों को अपने लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक साधनों का ही सहारा लेना चाहिए। जो असंवैधानिक उपायों का अनुसरण करते हैं या हिंसात्मक साधनों को अपनाते हैं, उन्हें राजनीतिक दल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रहित की वृद्धि। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो उच्च आदर्शों से अनुप्रमाणित होता है और जिसके कार्यक्रमों और नीतियों का देशव्यापी आधार होता है, क्षेत्रीय अथवा सांप्रदायिक नहीं होता। उसे किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग के हित की अपेक्षा राष्ट्र हित की अभिवृद्धि हेतु चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई संगठन वर्ग, जाति या संप्रदाय विशेष का हित साधन करते हैं तो यथार्थ में उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दलों के आधार। राजनीतिक दलों के कई आधार हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। उनमें पहला मनोवैज्ञानिक। कई बार दलों के निर्माण का कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। कुछ व्यक्ति प्राचीन से चिपके रहना चाहते हैं और किसी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन को पसंद नहीं करते, जबकि दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अतीत से कोई लगाव नहीं होता और वे नित्य नूतन परिवर्तन करके प्रगति को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। इस आधार पर समान विचार वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न दलों में संगठित हो जाते हैं। इस भांति प्राय 4 प्रकार के व्यक्ति देखने में आते हैं। पहले वे व्यक्ति जो प्राचीन संस्थाओं एवं रीति रिवाजों में वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें प्रतिक्रियावादी कहते हैं। दूसरे वे हैं जो वर्तमान में किसी परिवार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं, उन्हें अनुदारवादी कहते हैं। तृतीय वे हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, वो उदारवादी कहलाएंगे। चौथे वे व्यक्ति जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं, जो वर्तमान संस्थाएं इनको नष्ट करना चाहते हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं, वो उग्रवादी कहलाते हैं। इस प्रकार जैसे लोगों का स्वभाव होगा, वैसे वैसे प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी तथा उग्रवादी दल बन जाते हैं। परिवेश का प्रभाव। दलों के निर्माण में वातावरण का योग भी कम महत्व का नहीं होता। जिस परिवेश में बालक रहता, उसका प्रभाव व्यापक रूप से उसके मानस पर पड़ता है। साम्यवादी परिवेश में पला बालक आगे चलकर उस दल का अनुयायी बन जाता है। इंग्लैंड में तो आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य अनुदारवादी दल के कार्यक्रमों में परंपरागत रूप से विश्वास करते हैं। अगला, धार्मिक आधार। बहुत से लोग धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल बना लेते हैं और उनका लक्ष्य अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा करना होता है। यूरोपीय देशों में कैथोलिक दल इसी आधार पर बने।
भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा का निर्माण का आधार भी यही था। अब आर्थिक कारण। दलों के निर्माण का आर्थिक आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक कार्यक्रमों के अभाव में कोई भी दल अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके पास आर्थिक कार्यक्रम हो। शिक्षित जनता पर तो आर्थिक नीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य आर्थिक कार्यक्रम द्वारा ही राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं। नेतृत्व। प्राय राजनीतिक दल अपने उच्चतम नेता के व्यक्तित्व की प्रत्यक्षा होता है। वह जिन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहता है उसके अनुयायी बिना सोचे समझे उसी सांचे में ढलते जाते हैं, क्योंकि दल में प्रत्येक व्यक्ति न तो विचारशील होता है और न उसमें तार की बुद्धि होती है। वह अपने नेता के चारों ओर घूमने वाला नक्षत्र मात्र होता है। अब विचारधारा। एक राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना अति आवश्यक है। विचारधारा की अनुपस्थिति में राजनीतिक आंदोलन अंधकार तथा अनिश्चितता में ही छलांग लगाता रहता है। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा में आम सहमति दल के सदस्यों को आपस में जोड़ती है। उदाहरण के लिए भारत में 1977 में गठित जनता पार्टी के सदस्यों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी गांधीवादी विचारधारा बतलाई गई थी। धन्यवाद।